हेलो। लास्ट वीडियो में हमने कंटेंट के बारे में देखा था कि इस वीडियो सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। या आज ये पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का और यहाँ पे हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर्स के बारे में देखेंगे, सॉरी सब्सटेंस के बारे में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा था, जहाँ पे हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में कुछ ज़्यादा ही फोकस किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि लाइक कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर कैसे फॉर्म हुआ। तो वो जो केमिकल चेंजेस है उनके बारे में हम ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। तो आता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहले समझो इस चीज को। जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल चेंज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। या तो फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में फर्दर टू टाइप्स के न्यूक्लियर चेंज और केमिकल चेंज हो सकता है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होता है और न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं करेंगे। बात करते हैं फिजिकल चेंज, जहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बस उसका क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज हो जाता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो रहता है, जो स्पेस रहता है, वहां पे बस चेंजेस आते हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मान के चलो अगर पार्टिकल्स ऐसे हैं तो ये क्या है, सॉलिड है। वही पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, या फिर फोर्स कम हो गया, लिक्विड हो गए, और ज्यादा बढ़ गया तो गैस हो गए। तो जो सब्सटेंस है, ये क्या रहा, ये वैसा का वैसा ही रहा। बस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, जो डिस्टेंस है, बस वही चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई नया चीज फॉर्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे नया चीज फॉर्म हो जाएगा। अगर ये मान के चलो रेड कलर का है, तो यहाँ से केमिकल चेंज होने के बाद ये सब ग्रीन का हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा चेंज हो जाएगा, हमें नहीं पता। देखेंगे, पढ़ेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब यहाँ पे जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है उसका, सब कुछ चेंज हो जाता है, नया प्रॉपर्टी हो जाता है। अभी डिफरेंस कैसे रहा न्यूक्लियर रिएक्शंस में, देखो। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ये कुछ लॉ को फॉलो करते हैं। दे फॉलो सर्टेन लॉ। न्यूक्लियर रिएक्शन ये लोग फॉलो नहीं करते, तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन अलग है और केमिकल रिएक्शंस अलग है, ठीक है। सिंपल है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे के वीडियोस में न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम में समझ में आ जाएगा क्या है। ये वीडियो सीरीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डेडिकेटेड है, केमिकल रिएक्शंस के लिए डेडिकेटेड है। सो ए केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। समझो, जब एटम होता है, जब एलिमेंट के फॉर्म में रहते हैं, है ना। एलिमेंट हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, देखा था हमने लास्ट क्लास में। एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, F2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट के फॉर्म में। मॉलिक्यूल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, देन NaCl हो गया। समझ में आ रहा है ना। अगर फ्री अगर सिर्फ उसके एलिमेंट के फॉर्म में, तो उसके एटम से ही, एटॉमिक नाम से ही सिंबलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक से ज्यादा अगर एटम आ गए तो वो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं और स्टेबल फॉर्म ऐसे होते हैं। ये सब चीजें हमने देख रखा था। तो देखो, इस चीज को समझो। ए केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो यहाँ से कुछ बॉन्ड्स बनेंगे और कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे। वाह। केमिकल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड है इनके बीच में, जो बंधन है, कभी कभी ये टूट जाते हैं, कभी कभी ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। लाइक Na+Cl2 gives NaCl। पहले इसका समझो कि कैसा है। ये अभी क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अभी बैलेंसिंग का क्या फंडा है ये आगे हम देखेंगे। पहले इसका मतलब समझो। जब हम सोडियम लेते हैं, क्या होगा, एक पीस होगा, सोडियम का पीस होगा। यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, सोडियम होंगे। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे सोडियम है। एंड जब हम क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन गैस, बहुत सारे ऐसे क्लोरीन गैस है। जब हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है, फोकस करते हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे।
देखो यहाँ पे एक सोडियम है और क्लोरीन को मैं कैसे लिखा था, Cl2 Cl Cl इस फॉर्म में। यहाँ पे और भी सोडियम है, ऐसे बॉन्डेड है, यहाँ पे बहुत सारे सोडियम है। तो एक सोडियम के पास बहुत सारे सोडियम लगे हुए हैं, एक क्लोरीन के पास बहुत सारे क्या है, क्लोरीन लगे हुए हैं। जब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटते हैं, ये जितने भी बॉन्ड ये सब टूटते हैं और इसका भी ये सब बॉन्ड टूट जाता है और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि सोडियम, ये सोडियम के साथ ये क्लोरीन अभी जुड़ा। क्लियर है? अभी देखो क्या होगा, पहले एक क्लोरीन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था, अभी उसी क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सोडियम जुड़ा हुआ है। पहले ये सोडियम के साथ सोडियम था, लेकिन अभी ये सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। बस क्या हुआ, इनके जो एनवायरमेंट है, इनका जो पड़ोसी है, इसके पड़ोसी में क्लोरीन था, सॉरी हाँ, इसके पड़ोसी में और एक क्लोरीन था, लेकिन उसके पड़ोसी में अभी कौन आ गया, सोडियम आ गया। इसके पड़ोसी में अभी सोडियम था, लेकिन अभी कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। सिर्फ इनका क्या हो गया, पड़ोस में जो एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो बस चेंज हो गया। क्या यहाँ पे इसका नेचर में कोई चेंज हुआ, एलिमेंट में कभी चेंज हुआ, कभी नहीं हुआ। क्लोरीन का क्लोरीन रहा, सोडियम का सोडियम ही रहा। बस क्या चेंज हुआ है, उनका जो एनवायरमेंट है, उनका जो माहौल है, बस वही चेंज हो गया है। और इसी चेंजेस के लिए क्या हो जाता है, अगर कहीं पे माहौल में चेंजेस आ जाता है तो यहाँ पे केमिकल नेचर उनका चेंज हो जाता है। जैसे क्लोरीन गैस, ठीक है, सोडियम मेटल, इन दोनों को हम कभी कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम क्लोराइड प्रॉपर्टी चेंज हो गया, इसको हम खाते हैं, टेबल सॉल्ट जो है। समझ में आ रहा है? तो एनवायरमेंट के चेंज होने से केमिकल चेंजेस आते हैं और केमिकल चेंज अगर हो गया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट हो जाता है। क्या होगा हमें पता नहीं, जब तक हमें एक्सपेरिमेंट करके ना देखें हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो वही कहना मैं चाहता हूँ कि सोडियम और क्लोरीन कैसे इन दोनों को मिलने से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और यहाँ पे ये क्या हुआ है, एक केमिकल चेंजेस हो गया। चलो ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से ऐसे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हुआ, या सोडियम क्लोराइड यहाँ तक है। ठीक है, तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग समझ में आया? यहाँ पे कभी भी तुम्हें ये नहीं बोला जाएगा कि सब्सटेंस में कभी चेंजेस आएगा, कभी चेंज नहीं आएगा। बस क्या होता है, उसके आसपास के जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स टूट के एक नया चीज फॉर्म होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एनर्जी इज नीडेड एंड फॉर मेकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये चीज लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है कि कोई भी बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना है ना, बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। डिफरेंट फॉर्म के एनर्जी हो सकते हैं, एनर्जी देने से चीजें क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, एनर्जी बढ़ जाता है। और जितना बॉन्ड बनेगा एनर्जी उतना ही डाउन होगा, वो उतना ही स्टेबल होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे एनर्जी बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होगा, और बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होगा। बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक। लेकिन अगर कहीं पे एनर्जी कम हो रहा है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अनस्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी कम होना चाहिए, और यहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है। अगर कहीं पे एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, वो चीज उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर है? नोट कर लो, क्योंकि ये क्या है, लॉ है, नेचर में ऐसा देखा जाता है, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ अगर इन एवरी केमिकल रिएक्शंस द एनर्जी कैन बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे आगे जब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उस टाइम में हम इनके बारे में, एनर्जी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो जो एनर्जी जो दिया जाता है या फिर लिया जाता है,
है ना, जो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है किस फॉर्म में होगा, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होगा। दूसरे फॉर्म भी है, साउंड एनर्जी है, देन और क्या और क्या कह सकते हैं, साउंड एनर्जी आ सकता है, देन काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उन सब के बारे में हम ज़्यादा डील नहीं करते क्योंकि वो सब फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। हम केमिस्ट्री में जनरली इन सब के बारे में ही डील करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में। एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद अदर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, दिस एक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। एक टाइप के एटम है और मॉलिक्यूल है, या तो एटम और मॉलिक्यूल, मान के चलो यहाँ पे ब्लू कलर के एटम मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे ग्रीन कलर के अलग अलग हैं। जब ये दोनों मिलेंगे, ये देखो मिलने के बाद एक ब्लू कलर का ये बना और ग्रीन कलर का ये बना। पता नहीं चला ना, चलो इसको येलो ले लो। ठीक है, ब्लू और येलो मिलके ग्रीन हो गया। तो इसी जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। साइड में तो मैं वीडियो देख रहा हूँ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहा गया, समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? A chemical reaction is a process in which atoms are rearranged to resulting a formation of one or more new substances. तो एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है ना, एक जगह से चेंज होकर दूसरी जगह में बस क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। और उससे होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, एक या फिर एक से ज्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शंस में मे भी स्टार्टिंग में एक या फिर एक से ज्यादा चीज लेके एक या फिर एक से ज्यादा चीज बन सकता है, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। देखेंगे कि क्या क्या है। चलो, द सब्सटेंस which take part in chemical changes are called reactants. तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टार्टिंग में जो लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया चीज फॉर्म होता है, द सब्सटेंस which are formed from the reactions during formed from the reactants during the reaction is called product. So generally the reactants are written on the left hand side and the product on the right hand side of an arrow. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके बीच में एक एरो दिया जाता है। ठीक है, समझो इस चीज को। जो चीज लिया जाता है ना, स्टार्टिंग मटेरियल जो रहता है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, और ये क्या है, एंडिंग प्रोडक्ट। अब यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये उल्टा नहीं आ रहा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है, तो उसी डायरेक्शन में हम एरो दिखाते हैं। एरो का टेल जो रहता है वो हमेशा रिएक्टेंट की ओर रहता है, और जो हेड होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज लिखा गया है, जनरली रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। अगर कहीं पे भी जनरली देखा जाए, है ना, केमिस्ट्री में ध्यान रखो इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अगर कहीं पे जनरली लिखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90% ये ऐसा ही होता है, लेकिन जो बचा कुछ जो कुछ है तो उस टाइम में ऐसा नहीं होता। कभी कभी देखो, मान के चलो ये एक स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए एक ही रिएक्शन में हो गया।
कभी कभी ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो कि एक स्टेप में नहीं होते, मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, 4-5 बार अगर करोगे तब जाके प्रोडक्ट आता है। तो मान के चलो ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी। अब मेरा यहाँ पे जगह नहीं है, क्या करूंगा, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा ई, फिर यहाँ पे जगह नहीं है तो एफ। ओवरऑल कहने का मतलब है कि एरो का जो टेल रहता है वो हमेशा रिएक्टेंट की ओर रहता है और हेड रहता है प्रोडक्ट। अभी इस रिएक्शन के लिए ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो हर एक छोटे छोटे स्टेप्स को ध्यान में रखना कि कहाँ से जा रहा है। अगर जगह नहीं रहता है तो कभी कभी इस तरह इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है ना। यहाँ पे रहेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो या फोटो देख सकते हो हर एक चीज का, मैं तुम्हें फोटो दिखा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में अगर कभी मिले तो ये मत बोलना कि मैंने तो ऐसा पढ़ा दिया था, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। नेक्स्ट, if the chemical reaction is written in the form of symbol and formula, the reactants and products, then it is called chemical equation, ठीक है। रिएक्शन देखा, ठीक है। चलो बर्निंग ऑफ कार्बन का बात करते हैं। बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन जला। इस चीज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। फोटो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अभी उसी चीज को अगर मैं लिखूंगा, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। व्हेन कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ये क्या उसका स्टेटमेंट रहा और ये उसका केमिकल रिएक्शन रहा। अभी यही केमिकल रिएक्शन को अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया O2 से, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जो भी चीज रहा मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसके सिंबल के फॉर्म में, उसके फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, इसको क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसे कहा गया, केमिकल इक्वेशन किसे कहा गया, समझ में आया। कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शंस जो भी रहता है, अगर उसके जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स है, अगर हम उसके सिंबल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन कहते हैं। अभी ये जो केमिकल इक्वेशन में मैं यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसका स्टेट दे रहा हूँ, जैसे कि एक सॉलिड स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, यहाँ से एनर्जी निकल रहा है, कितना टेम्परेचर रहा, कितना प्रेशर रहा, कितना क्या क्या रहा, यहाँ पे सब लिखा जाता है। ठीक है, कंडीशन, यहाँ पे जनरली क्या लिखा जाता है, कंडीशंस लिखा जाता है एरो के ऊपर। तो अगर ये सब चीजें अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ तो अभी इसे क्या कहा जाएगा, इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। नॉर्मल अगर रहा तो केमिकल इक्वेशन रहा, अगर बहुत सारे इंफॉर्मेशन अगर दे दिया हमें तो इसको क्या कहा गया, इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ये बात। एग्जाम्पल, द केमिकल रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, वही चीज देखो, ऑल केमिकल रिएक्शंस फॉलोज certain law which is known as laws of chemical combination। तो क्या ये चीज मैं जो बोल रहा था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं वो एक सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जनरली हम यहाँ पे 3 तरीके के लॉ पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉ हैं, लगभग 5 से 7 टाइप के लॉज हैं, लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस है, तुम्हारा जो
जो कंटेंट है वहाँ पे सिर्फ 3 लॉ के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो ठीक है, सबसे पहला आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत प्यारा लॉ है और जनरली जितने भी लॉज हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ रहता है और इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। इस लॉ को दिया था एंटोनी लोविजियर ने, द फादर ऑफ द केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो भी है, थोड़ा सा सर्च कर सकते हो तुम। तो एंटोनी लोविजियर ने दिया था, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम मास को ना ही कभी बना सकते हैं ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ध्यान से, ये सब किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो केमिकल रिएक्शन में हम कभी भी मास को बना नहीं सकते या फिर मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। This law is found applicable to all chemical reactions. This means that during a chemical reaction, no change in mass of the substance takes place. The total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product. मतलब स्टार्टिंग में जितना मास था बाद में भी तुम्हें उतना ही मास मिलेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन है, क्या होगा इसका नाम? सोडियम सल्फाइड। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था सोडियम सल्फाइड ITE, और इसका नाम क्या होगा? कॉपर 2 है ना, वैलेंसी 2 है, तो क्यूप्रस क्यूप्रिक क्लोराइड। अगर फिर भी नाम याद नहीं आ रहा तो क्या लिख सकते हो? कॉपर 2 क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब सोडियम सल्फाइड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ? सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फाइड फॉर्म हुआ। सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर 2 सल्फाइड। इसको ऐसे भी तुम कह सकते हो, ये +1 स्टेट में रहता है, ये -2 में रहता है, ये टोटल ये 1, ये +2 में रहा और ये रहा -1 में, है ना। यहाँ पे क्रिस क्रॉस है, उल्टा भी जा सकते हो। अभी जब केमिकल रिएक्शन होता है, इसका प्लस रिएक्ट करेगा इसके माइनस के साथ और इसका प्लस रिएक्ट किया इसके माइनस के साथ, ठीक है। अभी देखो सोडियम 1 कॉपर क्लोरीन -1 क्रिस क्रॉस करो तो क्या फॉर्म हुआ? सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्म हुआ, प्लस हाँ Cu+2 एंड SO3 -2, दोनों सेम है, रिड्यूस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो CuSO3, या इस तरह से ये तो एक्सचेंज कर देना, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये फॉर्म हुआ। तो जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इसी सब चीज़ों के लिए पढ़ाया गया था। बात करते हैं कि इस रिएक्शन में खास क्या है। यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करते हैं। देखो, मोलिकुलर वेट ऑफ Na2SO3 कितना है? 126 है। सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो इतना आया। CuCl3 का CuCl2 का इतना आया। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? 260.5 ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम आया। प्रोडक्ट साइड में देखो, सोडियम क्लोराइड का मास रहा इतना, कॉपर सल्फाइड का मास रहा इतना। जब दोनों को ऐड कर रहे तो सेम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब समझ में आया कि रिएक्टेंट में जितना मास था प्रोडक्ट में भी उतना मास है। बुक में और एक एग्जांपल है, अच्छा सा एग्जांपल है। CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CaO फॉर्म होता है प्लस CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं, ओपन चेंबर में अगर हाँ कर रहा हूँ, ओपन कंटेनर में, इस तरह से अगर कंटेनर है, यहाँ पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट को लेके अगर गर्म कर रहा हूँ तो होता क्या, अगर मान के चलो ये अगर 100 ग्राम अगर ले रहा हूँ, ठीक है, तो कितना ये मे बी देख लेना कितना है, मे बी 56 ग्राम कुछ होता है, 56 ग्राम ये मिलता है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिलीज हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 56 ग्राम मिलेगा, ठीक है। अगर इसको तुम क्लोज कंटेनर में अगर कर रहे हो
इसी रिएक्शन को क्लोज्ड कंटेनर में अगर कर रहे हो, क्लोज है और गर्म करो यहाँ से, तो अभी इसका मास कितना होगा, 100 ग्राम होगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो जो भी मास था कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो उड़ गया था, अभी वो उड़ा नहीं, अभी इसी के अंदर है 44 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये सब एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, मास में कभी भी चेंजेस नहीं होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो मास होगा ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्या, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये देखो बहुत मस्त है। When two or more elements combine to form a compound, they combine in a fixed ratio of their weight, irrespective of the method of the preparation. तो भले वो कहाँ से प्रिपेयर हो, मुझे हमें मतलब नहीं है। जब कभी भी केमिकल जब कभी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, है ना, जब कभी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट, एक वेट का एक फिक्स्ड रेशियो में ये बनते हैं। देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट सीरीज था उसमें सबसे पहले हमने एटॉमिक मास के बारे में इसलिए पढ़ा था, और लास्ट में जब हम आए फॉर्मूले के बारे में, एटॉमिक फॉर्मूला जब निकाले थे तो वहाँ पे भी इस चीज़ का बात किया गया था कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनते हैं। तो देखो यही है वो, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, दो या फिर दो से एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं फॉर्म ए कंपाउंड, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करवाते हैं, दे कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। भले वो किस मेथड से प्रिपेयर हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है तो हाँ, उसका जो मास का जो वे है, जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 3 प्रोसेस आज लिस्टेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 प्रोसेस से मिलता है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट, बाय बर्निंग ऑफ कार्बन एंड बाय द रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। ठीक है, डिकम्पोजिशन, कोई भी कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट ऐसे ले जाता हूं, ठीक है, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, कोई भी। अगर इसको डिकम्पोज कर रहा हूं, कैसे होता है डिकम्पोजिशन, आगे हम पढ़ेंगे। अगर इसको मैं डिकम्पोज कर रहा हूं तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, कुछ भी फॉर्म हुआ, लेकिन उसके साथ क्या जनरेट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ। अभी यहाँ पे इन्हीं दोनों पे अगर मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर, इन्हीं दोनों पे अगर मैंने कोई एसिड डाल दिया तो यहाँ पे भी कुछ चीज फॉर्म होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट क्या लिखा गया, बर्निंग ऑफ कार्बन, C+O2 गिव्स CO2। तो 3 मेथड से हमने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। ठीक है, डिकम्पोज किया, एसिड डाल दिया मेटल कार्बोनेट्स पे, मेटेलिक कार्बोनेट, ठीक है, और लास्ट में हमने क्या किया, बर्निंग किया, बर्निंग ऑफ कार्बन। तीनों प्रोसेस से क्या जनरेट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ। क्लियर। अब ये जो तीनों प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हुआ, सब में मास जो रहेगा इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो मास रहेगा, कार्बन कितना रहेगा, 12 रहेगा, ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 32, सॉरी 32। रिड्यूस करो 6, कहाँ पे जा रहा है, शायद 4 पे जाने से 3, 4 पे जाने से 8। अगर 3:8 के मास में अगर कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड अगर देखें तो क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से चलो, when the 3 samples of carbon dioxide produced by the 3 different methods are analyzed, जब एनालाइज किया गया, the ratio by weight of the carbon and oxygen has been found to be same। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था ये क्या था, सेम ही था। क्लियर है, तो इस केस में या फिर इस केस में सेम ही रहेगा। जैसे कि और एक एग्जांपल, पानी H2O, चाहे ये टैप वाटर हो, ये रिवर का वाटर हो, या फिर ओशन का वाटर हो, ये सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो जाता है।
नॉर्मल जो टेप होता है थोड़ा सा यहाँ पे मिनरल्स रहते हैं, रिवर वाटर थोड़ा सा फ्रेश रहता है और ओशन वाटर थोड़ा सा सॉल्टी रहता है, यहाँ पे दूसरी चीजें भी है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे अगर मैं पानी का बात करूँ, इसका भी पानी सिर्फ क्या है, H2O ही है। पानी कभी भी चेंज नहीं होगा, दुनिया का तुम कोई भी पानी ले लो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। अगर यहाँ पे मास में अगर चेंजेस आ गया, अभी कुछ और चीज है, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि कमर्शियली ये अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, जो कि शायद कुछ कह सकते हैं ऊंट्स ऊंट्स को साफ करने में काम आता है। ठीक है, उतना ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। हाँ, अब आता है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या है थोड़ा सा देखते हैं, उतना इसका काम ही नहीं है। चलो अब पहले स्टेटमेंट देख लो। When two elements combine in different ratios to give more than one type of product, ठीक है, एक टाइप के अगर प्रोडक्ट दे रहे हैं, the ratio of the masses of the element that combine with a fixed weight to other element always bear a simple integral ratio। ठीक, समझ में नहीं आया होगा, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले चीज यहाँ पे देखो लिखा गया है, टू और मोर एलिमेंट जब कभी भी कंबाइन होते हैं, एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बनाए, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना, या तो H2O बना या फिर H2O2 बना। क्लियर? अब एक देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 रहा मास में, ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा, 1 है तो 16 रहा, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, 2:32। 2 ऑक्सीजन है, 32 हो गया। अभी देखो सिंपल रेशियो भी लूं, 1:8 आया, और ये कितना आया, 1:16। जब ये तो कॉमन है, इसमें देखो क्योंकि चेंज कहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, तो एक में 8 है, एक में 16 है। कितने का चेंज आया, मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ है, समझे, या फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, या फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, या फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा। इस तरह से एक सिंपल होल नंबर में ही क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। देखो, कंबाइन विद ए फिक्स्ड वेट और अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर ए सिंपल इंटीग्रल रेशियो। अगर इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं, कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। ये कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, या फिर डेसिमल में, या फिर कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये हमेशा कैसा आएगा, एक सिंपल इंटीग्रल रेशियो में आएगा, समझे। तो पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है। दूसरा कि कभी भी अगर फॉर्म हो रहे हैं, एक से ज्यादा चीज अगर फॉर्म हो रहे हैं, तो उनका एक फिक्स्ड रेशियो में वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही फॉर्म होते हैं। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि एक से ज्यादा अगर रहे, तो जहां पे चेंजेस आ रहा है, जो चेंज होता है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक सिंपल होल नंबर या फिर एक सिंपल इंटीग्रल वैल्यू में ही ये चेंजेस होते हैं। अरे सिंपल सी बात है यार, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सॉरी H2O है, अभी क्या हुआ, H2O2 हो गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया। पहले यहाँ पे 1:8 होता था ऑक्सीजन के लिए, सॉरी 1:16 होता था, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 2:16, रेशियो लो, 16 कैंसिल, तो क्या हो रहा है, 1:2 नहीं आ रहा है क्या, सिंपल। दूसरा अगर देखें नाइट्रोजन का कंपाउंड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, थोड़ा सा मुझे इरेज करने दो। हाँ, दूसरा अगर देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, क्या क्या हो सकता है, NO हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगर ऐसे अगर देखें तो यहाँ पे मास कितना आ रहा है, 14:16, यहाँ पे 28:16, यहाँ पे 14:32, और यहाँ पे 28:80, ऐसा कुछ आ रहा है, 80, हाँ 80 है। क्लियर है। देखो इन दोनों में अगर चेंजेस देखा जाए, इन दोनों में किसका चेंज आया, ऑक्सीजन का चेंज ही नहीं आया, किसका चेंज आया, नाइट्रोजन का चेंज आया। बताओ कितना, ×2 हुआ है ना।
क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू 14 होता था, अब यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 14। तो जब इसका रेशियो लिया गया 1 इंटू 14 इज टू 2 इंटू 14, 14 कैंसिल, तो 1:2 आ रहा है, वही तो है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में इसको कंपेयर करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं। पहले नाइट्रोजन कांस्टेंट है 16 और 32 है, इंटू 2 है, ठीक है। अभी इसको और इसको कंपेयर करते हैं। चलो N2N है, क्या हो गया, हाफ में रिड्यूस हो गया, क्लियर। या फिर इसको यहाँ पे इंटू 2 है, और जब ये ऑक्सीजन इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटू 2 है। मतलब एक से दूसरे का जो चेंज होगा कोई एक सिंपल इंटीग्रल वैल्यू से ही क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड होगा। क्या देन इसको कंपेयर करो किसी के साथ भी, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। क्या हुआ है, नाइट्रोजन के लिए इंटू 2 हुआ है, ये नाइट्रोजन के लिए इंटू 2 हुआ है, और ये ऑक्सीजन के लिए इंटू 5 हुआ है। जितना यहाँ पे नंबर है ना, जितना यहाँ पे नंबर होता है उतने में ही मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो वही उसका क्या सिंपल इंटीग्रल रेशियो है, क्लियर है। तो ये जो लॉ है तुम्हें यही बता रहे हैं, इन सब का ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा काम किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब उसको हम आगे जो क्लासेस हैं उसमें हम उसको यूज भी करेंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस एंड फॉर्म कंपाउंड्स लाइक N2O, NO, NO2 etc. N2O 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर उनका रेशियो अगर लिया जाए, सिंपल रेशियो लिया गया तो 14:8 आया। इसी हिसाब से NO का कितना होगा, 14:16 आया, और N2O का कितना आया, 14:32 आया, क्लियर। If we analyze the ratio of oxygen that is combined with a fixed mass of nitrogen in all three compounds, इन तीनों कंपाउंड में देखें तो कितना आ रहा है, 1:2:4 में आ रहा है। किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 1:2:4 में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, देखो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। तो कभी भी जो केमिकल रिएक्शंस होता है उनके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन हो जाता है ना। इफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन देन डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जितना तुम रिएक्टेंट लोगे उतना ही तुम्हारा क्या, उतने ही मास का तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होना ही चाहिए। Hence it is required to balance all chemical equation। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो H2 plus O2 gives H2O। अभी मास कितना है, एक हाइड्रोजन का 1 रहता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 रहा, 2 ग्राम मान के चलो। एक ऑक्सीजन का 16 रहता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम, ठीक है। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन है तो कितना 16, तो कितना आया 18 ग्राम आया। इसको ऐड करो 32 ग्राम, सॉरी 34 ग्राम, 34 ग्राम रिएक्टेंट है और 18 ग्राम प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये क्या है, इक्वेशन में थोड़ा बहुत गलती है और इसलिए क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो hence it is required to balance all chemical equations with respect to the number of the atoms of various element involved in the equation balanced। तो हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मास सही नहीं बैठ रहा। अगर यहाँ पे बैठ गया Na like carbon plus oxygen gives carbon dioxide, 12 प्लस ऑक्सीजन कितना 32, और यहाँ पे 12 प्लस 32 44 होता है, 44 ग्राम, और यहाँ पे ये क्या है 44 ग्राम आ रहा है। यहाँ पे ये बैलेंस्ड है, इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड। यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा, तो जो जितना भी केमिकल रिएक्शंस है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इस हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे बैलेंस करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट वही होगा। इस वीडियो में इतना ही।
एक क्वेश्चन के साथ छोड़ते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो जितना भी केमिकल रिएक्शन है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, और सारे केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।